जी करें। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक हम्म, संजुल शर्मा जी के साथ जबलपुर से। ये पुरस्कार जी मिलने के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला, उसके बाद जो है वो उनके आलोचक भी खुलकर सामने आ रहे हैं उनकी कविता को लेकर और उपन्यास को लेकर। लेकिन आप उनकी जी जी कविता की चमक की चपेट में कुछ लोग जैसे आ गए हैं, उनको बहुत सुहाना लग रहा है। रवीश कुमार टाइप जो पत्रकार हैं, वो क्या कविता जी की जी जी उसी रूप में गंभीरता को समझते हैं, या सिर्फ बिंब प्रतिबिंब के लिए उनको लग रहा है कि सहज आदमी है, ऐसे शर्ट पहनते हैं, ऐसे कमीज पहनते हैं, या सिर्फ खाली वो एक दिखावा है कविता की चमक को लेकर? जी देखिए, ये जो बात है, मैंने विनोद कुमार शुक्ल जी को देखा है। शुरू के दिनों की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने बहुत पुरानी सी कोई शर्ट पहनी हो या कुछ पहनी हो। वो तो जैसे मेरे पिता शर्ट पहनते थे उसी तरह की वो भी पहनते थे। बाद में जब वो गंभीर लेखक होते गए शायद उनका कपड़ों पे ध्यान ना जाता होगा, है ना। लेकिन उनकी जितनी भी रचनाएं यदि हम देखें तो मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग से जुड़ी हुई उनकी जो नौकर की कमीज है वो संग्रह है उनका, जो उपन्यास है। कविताओं की यदि हम बात करें तो मेरे पास जो उनका संग्रह है, जो पहला संग्रह है, वह है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये संभावना प्रकाशन हापुड़ से प्रकाशित हुआ था। पहले उसमें मैंने शायद कह दिया था कि ये 76 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसका पहला संस्करण 1981 में आया है, 81 में। तो मैं उसको सुधार लेता हूँ कि 1981 में ये संस्करण आया है। तो उसकी जो कुछ कविताएं हैं, इसमें जो शीर्षक है, मतलब जो किताब का नाम है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, एक कविता है 2 पेज की, है ना। तो ये कविता कैसी कविता है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ दूं तो आप चाहे तो मैं पढ़ देता हूँ इसको, जी जी है ना। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, रबर की चप्पल पहनकर मैं पिछड़ गया, जाड़े में उतरे हुए कपड़े का सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे की तरह। पेड़ के नीचे आदमी था, कोहरे में आदमी के धब्बे के अंदर वह आदमी था। पेड़ का धब्बा बिल्कुल पेड़ की तरह था। दाहिने रद्दी नस्ल के घोड़े का धब्बा रद्दी नस्ल के घोड़े की तरह था। घोड़ा भूखा तो था, उसके लिए कोहरा हवा में घास की तरह उगा था। और कई मकान, कई पेड़, कई सड़कें इत्यादि, कोई घोड़ा नहीं था। अकेला एक घोड़ा था, मैं घोड़ा नहीं था, लेकिन हाँफते हुए मेरी सांस हूबहू कोहरे की नस्ल की थी। यदि एक ही जगह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ वह मालिक आदमी था, तो उसके लिए मैं दौड़ता हुआ, जूते पहना हुआ, जिसमें घोड़े की तरह नाल ठुकी थी। दोस्त से मैंने कहा कि सूखी झील पर बसे शहर, दौड़ता हुआ, जूता पहने हुए, जिसमें घोड़े की तरह नाल ठुकी थी। ये कविता है। ये मैंने कविता सुनाई, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो ये कविता को यदि हम देखें तो ये कविता मालिक और एक जो नौकर है उसके बीच के तादात्म्य और उनकी दूरी को प्रकट करती है। ये कविता पूरी तरह से देखें तो ये हम कह सकते हैं कि जो जनवाद है उसके नजदीक लगती है कविता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जनवाद से अलग भागती है कविता। ये जनवाद के थोड़े नजदीक लगती है कि मालिक और नौकर के बीच की जो दूरी है उसको उन्होंने यहाँ पे रखा है, अपने अलग तरह के बिंबों से रखा है, जो जिसको समझने की कहा है कि जो मालिक है वह नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, और मैं रबड़ की चप्पल पहनकर मैं पिछड़ गया, जाड़े में उतरे हुए कपड़े की सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे के वक्त उस 100 बजे की तरह। मैं पेड़ के नीचे आदमी था, और कोहरे में आदमी के धब्बे के अंदर वह आदमी था। पेड़ का धब्बा बिल्कुल पेड़ की तरह था। ये बात उन्होंने अलग तरह से कही है कविता में। दूसरी मैं कविता पढ़ना चाहूंगा, इसको उसके बिंब से देखें। दूसरी कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उस कविता की बात करता हूँ। ये कविता है जो बहुत पढ़ी जाती है। मैं इसको निकाल लेता हूँ कविता को। इसके बिंब बिल्कुल अलग अलग तरह के बिंब हैं।
इसके अलग अलग तरह के बिंब है। एक रचना प्रक्रिया भी पर भी कविता है कि उनकी रचना प्रक्रिया क्या कहती है, जिस पर एक कविता जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये उनकी कविता की रचना प्रक्रिया को ही प्रदर्शित करती है। जाना भी दिखता रहता है, जाना भी दिखता रहता है बहुत देर तक, उसे देखते रहना ना दिखने के बाद देर तक। जाना भी दिखता रहता है बहुत देर तक, उसे देखते रहना ना दिखने के बाद देर तक, जिसकी आड़ में वह ओझल बहुत स्पष्ट होती है जगह, इतनी स्पष्ट कि एक पेड़ या बहुत से पेड़ जैसी वह जगह झुरमुट पहाड़ टीला, यदि सपाट समतल लंबा चौड़ा मैदान है, वहां भी ओझल कर देने के लिए एक समय होता है। एक जगह जैसा, एक पेड़ बहुत से पेड़ जैसे समय पहाड़ टीला, आगे कोई नहीं होता, फिर भी पीछे चलते रहना उसी तरफ उस देर तक, कब मैं लौट पड़ा। ये रचना प्रक्रिया जो कविता बनती है वो कैसे तैयार होती है, उसको उन्होंने इस कविता की शक्ल में उतारा है या देखा है। यानी इन कविताओं को यदि कोई पहली बार पढ़े तो ये कहता है कि भैया ये क्या कविता है, ये मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन कविता की गहराई में यदि हम प्रवेश करते हैं तो कविता के बारीक तार खुलते हैं। एक बार में कविता, जैसे मैं मलय जी की बात करूं कि उनकी कविता एक बार में समझ नहीं आती, उसी तरह से विनोद कुमार शुक्ल की कविता के बारे में हम कहें तो वो भी कई पाठ की मांग मांगती है। तो मुझे भी जब शुरू में जब मैंने कविता पढ़ी थी तब मेरे समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मेरे हल्क में ये कविता गुजरने लगी है और मैं इसे अच्छे से समझने लगा हूँ। एक कविता, बहुत साधारण सी कविता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ इस संग्रह में, एक मिनट ढूंढ के बताता हूँ। काफी कविताएं हैं इसमें। एक कविता उनकी बहुत ही अलग तरह की कविता है जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कल एक इंटरव्यू इसमें कहा था, एक कविता थी बहुत बड़ा पहाड़, एक लंबी कविता है जिसका मैंने जिक्र किया था। और एक कविता जो है मैं इसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ जो बहुत छोटी सी कविता है। मुझे लगता है कि स्त्री सशक्तिकरण की कविता हो सकती है ये अपने ढंग की, और शायद बहुत पहले लिखी गई कविता है जो बहुत अच्छी कविता है जिसको समझने की जरूरत है, या कहें कि उसको समझ आने से हमारी चीजें जो है बहुत साफ साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। कि लड़की हरे भरे पेड़ देखती है, शायद आपने इस कविता पर कभी गौर किया होगा कि यह जो कविता है लड़की हरे भरे पेड़ देखती है, ये कविता अपने आप में एक पूरे परिदृश्य को हमारे सामने रखती है, और वह परिदृश्य सामने रखती है जो एक महिला के सशक्तिकरण की बात कही जा सकती है कि क्या संबंध है दुनिया का और प्रकृति का, मनुष्य का। और दुनिया और प्रकृति का संबंध तो बताती ही है, और महिला की जो स्थिति है एक परिवार में कैद रहने की, उसको भी एक तरह से प्रदर्शित करती है। देखिए मैं कविता पढ़ता हूँ। लड़की हरे भरे पेड़ देखती है, लड़की हरे भरे पेड़ देखती है तो उसे आकाश दिख जाता है। ऊंचे ऊंचे मिले जुले मकान देखती है तो आकाश दिख जाता है। लड़की चाहे पेड़ ना देखे, पेड़ पर बैठी चिड़िया देखे, उसे आकाश दिख जाता है। घर की खिड़की घंटों बंद रखे, बस थोड़ी सी खोले, या भूल से सड़क पर निकल आए, दाएं जाए या बाएं, उसे आकाश दिख जाता है। लड़की बहुत परेशान है। ये कविता या तो ऐसा लगता है कि प्रकृति और मनुष्य के संबंधों की कविता है, अंतर संबंधों की कविता है, या फिर हम इसे माने तो यह कविता कहीं ना कहीं एक स्त्री सशक्तिकरण की बात भी एक नए ढंग से हमारे सामने रखती है, जो बिल्कुल नए ढंग से हमारे सामने आ जाती है। एक और कविता है, मैं उसकी बात भी यहाँ पर करूंगा। जो कविता है मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि एक कविता है लड़की की इच्छा, एक कविता है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ जी। मैं उन कविताओं को कि लड़की की इच्छा है कि नदी बहुत बड़ी होती है। लड़की की इच्छा है कि नदी बहुत बड़ी होती है, नदी का एक बूंद पानी, बूंद भर नदी, बूंद भर गहरी, बूंद भर बही। लेकिन लड़की कहती है तालाब भी तो बहुत बड़ा होता है। तालाब का एक बूंद पानी, बूंद भर तालाब, बूंद भर गहरा हो गया, बूंद भर ठहरा हो गया। लड़की की बहुत छोटी इच्छा है, कितनी छोटी कि वो लड़की नहीं जानती। ये कहने का तात्पर्य यह है
कि एक छोटी इच्छा जो है वो सामाजिक व्यक्तित्व में किस तरह से मिलना चाहती है, यानी समाज से कैसे जुड़ना चाहती है कि जैसा समाज है वैसा व्यक्ति होना चाहता है, कि मेरी भी इच्छा है कि जैसे ये तालाब है तो मैं वैसी बन जाऊं, या जो नदी है, नदी बड़ी है, नदी बहुत बड़ी होती है, क्या मैं नदी बन सकती हूँ? लेकिन मैं नदी के एक बूंद पानी के बराबर हूँ। तो हम उस कविता को उस तरह से समझें, जैसे कि मेरे ख्याल से एक कविता है अज्ञे की, द्वारहीन द्वार, या फिर वो नदी के दीप कविता की बात जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बात समझ में आती कि मैं तो बूंद के बराबर हूँ और समाज इतना बड़ा है, तो तालाब इतना बड़ा है और मैं उसके बूंद के बराबर हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ। ये जो कविता है ये समाज और मनुष्य के संबंधों को व्यक्त करती है। लड़की की इच्छा है जिसके माध्यम से उन्होंने ये बात कही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो मनुष्यता के मर्म की कविताएं तो हैं और सामाजिक संबंधों की कविताएं भी हैं। ये रवीश कुमार आदि जो आपने सुना देखा और समझा, रवीश कुमार विनोद कुमार की कविताओं को किस रूप में समझे, कैसे समझे, क्या समझ पा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि एक तरफा ढंग से समझते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं जी। देखिए, रवीश कुमार के बारे में ये बात कह सकते हैं कि रवीश कुमार एक वरिष्ठ और प्रसिद्ध पत्रकार हैं। उनके वीडियो को, उनके यूट्यूब चैनल को बहुत लोग लाइक करते हैं और उन लोग भी लाइक करते हैं जो साहित्य की समझ नहीं रखते हैं, जिनको बहुत पैना और तीखापन चाहिए होता है। उनके पास एक साहित्यिक समझ तो है, क्योंकि रवीश कुमार ने जिस तरह से कविता को समझा है, वो कविता उनके लिए एक चमकदार एक कवर पेज की तरह है, उसमें घुसे बिना, जो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आज हम कहें ना कि जनवादी कई लोग दुनिया में हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हुए जनवादी नहीं है। वो ऊपर से कवर पेज वाले जनवादी हैं, जिनकी कवर जो है बड़ी चमक रही है जनवाद से, लेकिन अंदर का पेज पूंजीवाद के प्रखरता से भरा हुआ है। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, कवि हुए हैं, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो ऊपर से जनवाद का कवर रखते हैं लेकिन अंदर उनके पूंजीवाद का फूल जो है वो गुलाब का वो खिला हुआ है। मैं रवीश कुमार को दोष नहीं दे रहा हूँ। रवीश कुमार भी कहीं ना कहीं पूंजीवाद के घेरे में खिले हुए गुलाब के फूल हैं, और इसीलिए कि जो पूंजीवाद होता है वह अपने अंदर कुछ ऐसे जीव भी पैदा करता है कि जो उसका प्रतिरोध करता है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है वो पूंजीवाद को पुष्टि भी करता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो ये लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मौका पड़ेगा तो पूंजीवाद का प्रखर समर्थक भी बन जाएगा। तो वहां हम ये नहीं कह सकते। तो कभी कभी कवियों पर, लोगों पर ये आरोप भी लगाया जाता है, ये कवि तो दिख रहे हैं जनवादी, लेकिन अंदर से इनके अंदर पूंजीवाद का फूल खिला हुआ है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? जी। तो ये कभी जी बोले, जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो वास्तव में जमीन से जुड़े पत्रकार हैं, जो शायद, या जो कवि जो है वो जमीन से जुड़े हुए कवि हैं, जिनके अंदर कोई पूंजीवाद का फूल नहीं खुलता, वो जनता के जमीन से जुड़े हुए लेख हैं। यदि हम प्रेमचंद की परंपरा को यदि हम माने, या हम मुक्तिबोध की परंपरा को माने, या फिर हम और आगे चलें तो कबीर की परंपरा को यदि हम माने, तो वो जनवाद या जनता के कवि हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आज यदि फैशनेबल कविता की बात करें तो जिसमें बहुत सत्ताधारी लोगों के नाम भी आते हैं, उसमें सत्ताधारी पत्रकारों के भी नाम आते हैं कि आज वो उसके खिलाफ खड़े हैं सत्ता के, क्योंकि उनकी पक्षधर नहीं है। लेकिन जहां मौका मिलेगा वो उस पूंजीवाद के समर्थक भी हो जाएंगे। ये मैं ऐसा कहना चाहता हूं। हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से एक जनवाद के समर्थक हो सकते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। राजनीतिक रूप से परिदृश्य की यदि हम बात करें कि दिल्ली में एक बड़ी सरकार बनी जिसमें लग रहा था कि जनवाद का एक बड़ा प्रखर वो संदेश आएगा, और आज में वो टूट गया, मेरा ऐसा मानना है। तो कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद के प्रखर, पूंजीवाद का फूल तो उसमें खिला हुआ था, बाहर से भले जनवाद का कवर दिख रहा था। मुझे याद है कि वो जब नाटक खेल रहे थे वहां लोग, तो उसमें जनवादी लोगों ने भी नाटक खेला था जब ये सरकार बनी थी और हुआ था, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ। तो वही है कि इमारत के अंदर जो ईंटें लगी हैं, या कविता के अंदर, या हम पत्रकारों के अंदर, वो जनवाद की नहीं होगी तो ऊपर केवल लेबल लगाने से होने वाला कुछ नहीं है।
तो ये विनोद कुमार की शुक्ल की कविता की प्रशंसा करने वाले वह लोग बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जहां वो देखते हैं कि कोई प्रखर पर शिखर पर चढ़ रहा है तो प्रशंसा के गीत गाने लगे, भले ही उनको कविता वो समझ में आए या ना आए, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जहां तक विनोद कुमार शुक्ल की कविता की बात है, विनोद कुमार शुक्ल की कविता को पढ़ने के लिए बहुत गहन चिंतन करने और साहित्यिक होना बहुत जरूरी होता है। कोई पत्रकार की तरह से उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसीलिए जब मैंने एक बात पिछले इंटरव्यू में कही भी थी कि शंभुनाथ जी ने विनोद कुमार शुक्ल की कविता को कविता नहीं माना था, मुझे याद है, और उसके खिलाफ मलय जी ने एक बड़ा लंबा लिखा था कि विनोद कुमार शुक्ल को ना समझने की तकलीफ करके एक लिखा था, जो शायद उनकी रचनावली में, वो समय के रंग में वो शायद वो आलेख होगा उनका, जिसमें उन्होंने ये कविता की बात कही थी कि क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं उनकी कविता को। तो ये कविता तो है, मैं मानता हूं। अब ये बात जरूर है कि वो जनतांत्रिक, पूरी तरह से जनतांत्रिक कविता नहीं है, लेकिन कवि के रूप से देखें तो जनतंत्र तो है उसमें। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ज्ञान रंजन जी उनकी कविता को कितना समझे, आपने कभी इसी ओर ध्यान दिया या पहल में कभी विनोद कुमार शुक्ल? देखिए, ज्ञान रंजन जी के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो ज्ञान रंजन जी ने पहल में छापा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्ञान रंजन जी, अब ये बात आपने बहुत गंभीर बात पूछी है, तो ज्ञान रंजन वो बड़े कहानीकार हैं, लेकिन कविता के बारे में वो क्या सोचते हैं मैं इस बारे में ज्यादा तो जानता नहीं हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मंगलेश डबराल उनके प्रिय कवि हैं। मंगलेश डबराल उनके प्रिय कवि हैं और उनकी सोच जो है मंगलेश डबराल की कविता से शुरू होती है। बाकी कवियों के बारे में उनको क्या सोचते हैं ये मैं नहीं कह सकता। और अशोक वाजपेयी ज्ञान रंजन जी, अशोक वाजपेयी के बारे में तो उनकी कविता तो नहीं छपी अशोक वाजपेयी की पहल में। अशोक वाजपेयी विनोद कुमार शुक्ल के बारे में क्या जानते समझते हैं? हाँ, देखिए, विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को यदि हम देखते हैं तो सीधे सीधे वो कविता जनतांत्रिक नजर नहीं आती। सीधे सीधे वो कहीं कहीं लगता है कि कलावाद का झोंका उसमें लगा हुआ है। इसीलिए अशोक वाजपेयी को लगा कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता मेरी कविता के या मेरे पक्ष में ज्यादा खड़ी होती है, और शायद इसका फायदा विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मलय जी को नहीं मिला, वो सीधे रूप से दिखते हैं कि वो जनतांत्रिक है या जनता की जन सरोकार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे मैंने कुछ कविताओं की व्याख्या की तो सीधे सीधे दिखाई नहीं पड़ता। कुछ और कविता का पाठ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ एक कविता और पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। एक कविता है इनकी, तो मैं एक अच्छी सी कविता पढ़ता हूँ जो एक औरत के ऊपर कविता है, वो मैंने निकाल के रखी थी। काम पर जाती औरत, काम पर जाती औरत इनकी एक कविता है। ये मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये निम्न मध्यम वर्गीय पर कविता है, एक थोड़ी सी लंबी कविता है, आप चाहे तो पढ़ दूं मैं इसको जी। लंबी कविता है लेकिन। काम पर जाती हुई औरत इतनी सामान्य कि औरत कम, औरत का दृश्य ज्यादा, मेरे देखते कम सोचते ज्यादा दृश्य से उस औरत के पीछे पीछे जाने के लिए एक लड़का लोहे के कटीले तार को रोता हुआ फांद गया। एक लड़का लोहे के कटीले तार को रोता हुआ फांद गया, दूसरा तार के नीचे अधरंगा निकल गया। ये जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की मजदूर औरतें जाती हैं तो उनके बच्चे पीछे भागते हैं माँ के पीछे, तो उसका दृश्य है ये, है ना, कि एक लड़का लोहे के कटीले तार को रोता हुआ फांद गया, दूसरा तार के नीचे अधरंगा निकल गया। हवा, चिड़िया, बादल के लिए कटीले घेरे का कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब है। हवा, चिड़िया, बादल के लिए कटीले घेरे का कोई मतलब नहीं, यानी हवा, चिड़िया, बादल के लिए जो कटीला घेरा है वो तो फिर निकाल जाती है चिड़िया और बादल, लेकिन मनुष्य के लिए तो मतलब है कटीले घेरे का, है ना। सोचने से भी, बरसात में भी जमीन पर दौड़कर काले घने बादल कटीले तार से नहीं निकलेंगे, तब भी बारिश के बाद तार में एक छोर से दूसरे छोर तक बूंदें अटक कर रह गई हैं,
डबडबाई फेंसिंग, जबरदस्त धोखा कि सच में बरसात की चिंदियां हैं बूंदें फंसी हैं, कि सच में बरसात की चिंदियां हैं बूंदें फंस गई हैं कटीले तार में। मेरा मतलब है इसलिए झुककर निकलने से कमीज फंसती, फाड़ने से पतलून, थोड़ा बहुत मतलब होने से हो, अधरंगा लड़का इतना सामान्य कि मेरी कमीज जरूरी कम, सहूलियत ज्यादा, सहूलियत भी नहीं, यदि अधरंगा होता तो तार के नीचे से आसानी से निकल जाता। ये उन्होंने कहा, है ना, कि अधरंगा बच्चा निकल जाता लेकिन मेरी कमीज फंस जाती। जोर की झड़ी लगी बरसात में, आसमान में जैसे पानी के लगातार टूटे टूटे तार खिसते ऊपर से नीचे तक, टूटते बूंद टुकड़े पानी को गीला करते हुए गहरा करते हैं। नदी और भी गहरे तक भीग कर गीली, जैसे मेरी बनियान तक, अधिक से अधिक गीला रुमाल भी। बरसात में भीगने की मेरी गहराई, रुमाल और बनियानपन, या कहूं कि एक बड़ी जनसंख्या के लिए पाताल गिलास अल्युमिनियम का फूटा हुआ, जिसमें कुछ भर नहीं पाता, बहकर इधर उधर समुद्र होता है, हिंद महासागर, अरब, पैसिफिक, अटलांटिक होता है। नियमित रूप से पानी गिरने न गिरने के कारण हरे रंग का तोता इतना जाना पहचाना कि तोता कम, हरा रंग ज्यादा। तोता यदि निकलेगा तो पिंजड़े में हरा रंग छोड़कर एक मरा हुआ हरा रंग, सूर्य निकल आता है सुबह छोड़कर, मरी हुई सी सुबह बड़े तड़के निकलती है, जैसे निकाल दी जाती है रात भर के सूर्य के कब्जे में रही सुबह। बिल्कुल प्रातः है बेचारी, देहातीन गवारीन ज्यादा, गुड मॉर्निंग। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मजदूर है वो कैसे काम पर जा रही है कि सुबह फिर हो गई और फिर उसे जाना है, तो वो उसकी कल्पना कर रहा है। रात से बाढ़ आई है और ऊपर जिसके बरामदे में जाकर पनाह लेने की आम धारणा है, सुबह सुबह इसके सिवाय क्या चाह रहा है कि बहुत बड़ा बरामदा है। नीचे किसी पेड़ के ऊपर अपने को डूबने से बचाते हुए इस आम धारणा में मुझे कम से कम दिन का गाना गाना है, जिसका विश्वास है फिलहाल सर्दी से गला खराब है, मलेरिया का बुखार है। दूसरे पेड़ पर कौवे के बाजू में बैठी रोती ज्यादा औरत की गोद में खेलते ज्यादा बच्चे का बड़े होने का भरोसा है। ये एक गरीब की कहानी है कि कैसे वो बाढ़ आ जाए और डूब जाए और फिर कैसे वो बचाती है अपने आप को। न मालूम कब तक ऐसे लटके रहने का आजकल का दिन है, जबकि अभी अभी पैदा हुई और अभी अभी मर गई एक बच्ची बड़ी होने लगी। इस तरह तड़ाक फड़ाक काम का दिन बीतते सकता है कि रोताइन हो, रेजा जमादारिन हो, कुंजड़िन का महारिन हो, विधवा शादीशुदा छोड़ी गई, कुछ बेटे कुछ बेटी, पति से कम, बलात्कार से ज्यादा, बीवी कम, माँ ज्यादा। ये उन्हें महिलाओं के बारे में लिखा है। बाप रे बाप, खराब दिन और खराब रातों के घूरे में उगे हुए टमाटर के पौधों को भी बर्तन मांजने वाली मालकिन से पूछ कर ले जाती है। ये किया है कि जो खराब टमाटर उग जाते हैं जहाँ बर्तन मांजे जाते हैं वहां पे, तो उसको भी पूछकर वो मालकिन से ले जाती है बर्तन मांजने वाली, कि आने वाले समय में पानी बोरे बासी भात के साथ टमाटर की चटनी अच्छी लगेगी, एक दो हरी मिर्च होगी, बहुत चरपरी होगी या थोड़ी चरपरी होगी। धूम धड़ाका ऐसा ही होता है, फुसुर फुसुर होती है, 25 लोग चुपचाप मुंह लटका कर खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड पन्ना पलट रहा हूं मैं। खड़े हो जाते हैं कि साहब से ज्यादा साहब ज्यादा, पर 26वां जरूर कहेगा कि ऐसा नहीं होगा। नए पुराने मकानों की इतनी आड़ पैदा हो गई है कि देखते ही लोग ओझल होते हैं। सड़कों से गलियां ज्यादा, आड़ी टेढ़ी बहुत पतली गली, मकानों के बीच मैदानों की फीकी साड़ी, सड़ी हुई कतरन की जमीन पर कांच की एक गोली चमकती है। बारिश से धुलकर धूप बदली में गोली ठहर ठहर कर चमकती है, धीरे धीरे धड़कती है, गोया जान बाकी है। गोली खेलने वाले पुत्र से जिंदगी में कुछ खेल बाकी है, अधिक काम बाकी है। पुत्रीशाला के मैदान के बीच से जाती हुई औरत और 30-32 लोग काफी देर तक दिखते रहेंगे। सीमेंट के कारखाने में काम करने वाली औरत की सीमेंट से खाल भूरी दिखती है। खाल की गहरी दरारें, प्रदेश और पड़ोस की जुड़ाई कैसी फालतू उखड़ी है। औरत की जात दिखती है, उसके पैर में ईंट की ठोकर से बने घावों में रास्तों की मुरम और मिट्टी भरा है। पैर जैसे नींव गहरी, यह कैसी इमारत की सर पर धमेले में ईंटें
और गोद में बच्चा। धमेला मतलब ये तसला जिसे कहते हैं, कि सर पर धमेले में ईंटें और गोद में बच्चा, इमारत नहीं बेघर ज्यादा, इस बेघर में सबक ठिकाना, उसका कहाँ रहना। यानी दूसरों के लिए इमारत बना रही है कि इमारत नहीं बेघर ज्यादा, इस बेघर में सबका ठिकाना हो रहा है, लेकिन उसका कहाँ रहना, वो कहाँ रह सकती है। एक का भट्टी से झुलता हुआ चेहरा है या सूर्य से उसने पसीना पोंछा है, लेकिन इस तरह उसने कमर में अगोछे को बांध रखा है। एक बड़ा चुस्त, बहुत उत्साही व 26वां, बहुत सांवला है, कभी वह आगे कभी पीछे, कभी सबके बीच में, कभी दौड़ने लगता है। 30-32 लोग, परंतु सभी 26वें की गिनती गिनते हुए देखता हूँ। काम खत्म कर लौटने का उस औरत का कोई समय नहीं। वहीं खड़े खड़े मेरी जगह निश्चित हुई, थोड़ी ही ज्यादा नहीं हुई, बड़ी भद्द हुई। ये कविता मैंने पढ़ी जो एक औरत पर है, जो पूरी तरह से निम्न मध्यम वर्गीय जो मजदूर औरत है उस पर ये कविता लिखी है। तो मुझे नहीं लगता कि यह काम पर जाती हुई औरत जो है यह एक पूरी तरह से जनतांत्रिक कविता है। लेकिन इस कविता के जो बिंब हैं वो बहुत गहरे हैं और उसी गहरे बिंबों से उन्होंने ये कविता लिखी है। इसलिए ये पहले कविता संग्रह से ये कहा नहीं जा सकता कि विनोद कुमार शुक्ल जो हैं वो मुक्तिबोध की परंपरा से आए हुए कवि हैं, ये साफ साफ दिखता है। अब ये बात जरूर है कि वो कलावाद के घेरे में पढ़ते चले गए, ये मैं कह सकता हूँ। तो आपने समय निकाला उसके लिए आपका आभार। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे जी 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 विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास पर और उनकी तमाम रचनाओं पर और अन्य साहित्यकारों पर भी आपके साथ मेरा संवाद जारी रहेगा। फिलहाल नमस्कार, आभार। जी आपका भी नमस्कार, आपने मुझे समय दिया।